नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पहले पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम पेज नंबर 13 तक पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 14 से। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर कुछ संस्कृत शब्द दिए हैं, इनके अर्थ हैं, हिंदी अर्थ दिए हैं, इंग्लिश में भी अर्थ दिए हैं। और यहाँ पर लिखा है मातृभाषया अर्थम लिखन्तु, मातृभाषा में अर्थ लिखिए। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है, उदाहरण के लिए आपकी मातृभाषा बंगाली है या मराठी है, तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है पित्राज्ञा। पित्राज्ञः शब्द का अर्थ है पितुः आदेशः, अर्थात पिता का आदेश। लाकृतिः, लाकृतिः का अर्थ है ली वर्णस्य आकृतिः, अर्थात ली वर्ण का रूप। अर्णवः शब्द का अर्थ है समुद्रः, अर्थात सागर। उष्ट्रः का अर्थ है क्रमेलकः, अर्थात ऊंट। बाह्यम का अर्थ है बहिस्थितम, अर्थात बाहरी। ग्रहणम का अर्थ है स्वीकरणम अथवा धारणम, इसका अर्थ है स्वीकार करना या पकड़ना। वज्रम शब्द का अर्थ है इंद्रस्य आयुधम, अर्थात इंद्र का शस्त्र अथवा हीरकम, हीरा। इसके बाद शब्द है दृष्टा। दृष्टा का अर्थ है यह पश्यति, अर्थात देखने वाला। ब्रह्म शब्द का अर्थ है परमात्मा, अर्थात परमेश्वर। देवः का अर्थ है सृष्टिः पूज्यः शक्त्यः विभूत्यः च, संसार की पूजनीय शक्तियाँ एवं विभूतियाँ। ऋषिः का अर्थ है मंत्रदृष्टा, अर्थात तपस्वी। प्रगतिः का अर्थ है उन्नति, अर्थात विकास। इसके बाद शब्द है ब्रह्मचारी। इसका अर्थ है विद्या संयम व्रति, अर्थात विद्या व संयम व्रत रखने वाला। जाह्नवी का अर्थ है जह्नुः ऋषिः पुत्री, अर्थात गंगा। जह्नु ऋषि की पुत्री, अर्थात गंगा। सप्तऋषि का अर्थ है सप्तानाम ऋषिणाम समूह, अर्थात 7 महान ऋषियों का समूह। ढक्कः शब्द का अर्थ है डमरू, इसका अर्थ है ढोल, डंका या नगाड़ा। इसके बाद शब्द है वित्तम। वित्तम का अर्थ है धनम, अर्थात धन या पैसे। पंकजम का अर्थ है पद्मम, अर्थात कमल। संधिः का अर्थ है द्वयोः वर्णयोः मेलनम, अर्थात 2 वर्णों का मेल। संस्कृता का अर्थ है यह संस्कारम करोति, अर्थात संस्कार करने वाला। कांस्कान का अर्थ है कान कान, अर्थात किन किन को। कस्मिंश्चिद का अर्थ है कुत्रचिद, इसका हिंदी अर्थ है कहीं पर या किसी में। पुल्लिंगम का अर्थ है पुंवाचकम लिंगम, इसका अर्थ है पुरुषवाचक लिंग। संयमः का अर्थ है आत्मानुशासनम, अर्थात आत्मनियंत्रण। संवादः का अर्थ है परस्पर संभाषणम, इसका अर्थ है सौहार्दपूर्ण चर्चा। इसके बाद शब्द है प्रातः कालः, इसका अर्थ है प्रभात वेला, अर्थात सुबह का समय। राष्ट्रम का अर्थ है देशः, राष्ट्र या देश। मत्स्यः मीनः, अर्थात मछली। धार्ष्ट्यम का अर्थ है धृष्टता, अर्थात ढिठाई। कार्त्स्यनम संपूर्णता, इसका अर्थ है संपूर्णता। दाशरथी ही दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र, अर्थात राम। नरेंद्रः का अर्थ है नृपः अथवा सम्राट, राजा या सम्राट। मंजुलः का अर्थ है सुंदरः, अर्थात रमणीय। इसके बाद शब्द है पुष्करम। पुष्करम का अर्थ है पद्मम, अर्थात कमल। स्वस्तिकः, स्वस्तिकः का अर्थ है मंगल चिन्हम, अर्थात शुभ चिन्ह। संगणकम का अर्थ है संगणक यंत्रम, अर्थात संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। फिर है कंदुकः, कंदुकः का अर्थ है गेंदुकः, अर्थात गेंद। इसके बाद शब्द है एकैकः। एकैकः का अर्थ है प्रत्येकम, अर्थात हर एक। अजः का अर्थ है छागः, अर्थात बकरा। वधूः परिणीता, अर्थात विवाहित नारी। मातृणम मातुः ऋणम, अर्थात माता का ऋण। कल्पितम का अर्थ है कल्पितम, अर्थात माना हुआ। ऋकारः ऋवर्णः, अर्थात ऋवर्ण। ओम का अर्थ है प्रणवः, अर्थात एकाक्षर ब्रह्म। औषधम का अर्थ है भेषजम, अर्थात औषध या दवाई। जिह्वा का अर्थ है रसना, अर्थात जीभ।
नामधेयम, नाम इसका अर्थ है नाम। भगिनी स्वसा अर्थात बहन। भ्राता का अर्थ है अनुजः या अग्रजः अर्थात भाई। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। इसके बाद शब्द है पितामही। पितामही का अर्थ है पितुहु माता अर्थात पिता की माता अर्थात दादी। पितामह पितुहु पिता, पिता के पिता अर्थात दादा। मातामही मातुहु माता, माता की माता अर्थात नानी। मातामह मातुहु पिता, माता के पिता अर्थात नाना। सुश्री का अर्थ है कुमारी। इसके बाद शब्द है श्री। श्री का अर्थ है लक्ष्मी या सुंदरता, तो इसका अर्थ है लक्ष्मी या सौंदर्य। उपाधि का अर्थ है विशिष्टता अर्थात विशेषता। प्रथम नाम मुख्य नाम अर्थात पहला नाम। मध्य नाम मध्यवर्ती नाम अर्थात बीच का नाम। अंत्य नाम अंतिम नाम अर्थात अंतिम नाम। इसके बाद है कुल नाम। कुलस्य गोत्रस्य वंशस्य वा नाम, कुल गोत्र या वंश का नाम। इसके बाद है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कस्य चित्रम, किसका चित्र है। वदंतु लिखंतु च, बोलिए और लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, चित्रों को देखकर आपको पहचानना है और उन चित्रों का संस्कृत में अर्थ आपको बोलना है और साथ में लिखना भी है। तो पहला चित्र देखिए, पहले चित्र में भगवान गणेश बने हुए हैं, तो यहाँ पर लिख दिया है गणेश। इसके बाद ये दूसरा चित्र है, इसमें नाक बनी हुई है। नाक को संस्कृत में कहा जाता है नासिका, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नासिका, नासिका। इसके बाद तीसरा चित्र है, यहाँ पर बना है कबूतर। कबूतर को संस्कृत में कहा जाता है कपोतः, कपोतः। इसके बाद ये जो चित्र है, यहाँ पर भारत देश का मानचित्र बना हुआ है, तो हम इसके लिए शब्द लिखेंगे मानचित्रः, मानचित्रः। इसके बाद अगला चित्र है, यहाँ पर श्री राम बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रामः, रामः। यहाँ पर डमरू बना है, डमरू को संस्कृत में कहते हैं ढक्का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ढक्का। इसके बाद यहाँ पर हिरन बना हुआ है, हिरन को संस्कृत में कहा जाता है मृगः, तो हम यहाँ लिखेंगे मृगः। इसके बाद चम्मच का चित्र है, चम्मच की संस्कृत होती है चमसः, चमसः। इस चित्र में यज्ञ है, यज्ञ किया जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे यज्ञः। ये चित्र है पैर का, पैर को संस्कृत में कहते हैं पादः, यहाँ पर आएगा पादः। इसके बाद दूसरा प्रश्न है चित्रम पश्यन्तु, चित्रों को देखिए। पट्टिकातः समुचितान वर्ण समूहान चित्वा, पट्टिका से उचित वर्ण समूहों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पट्टिका यहाँ पर दी हुई है, यह है पट्टिका, यहाँ पर कुछ वर्ण समूह दिए हुए हैं, इन्हीं से आपको इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ पर पहला चित्र है कमल का, यहाँ पर इन्होंने इसे पूरा कर दिया है पंकजम। दूसरा चित्र ये यहाँ पर ये चंद्रमा बना हुआ है, तो पट्टिका से हम देखेंगे वर्ण समूह को ढूंढेंगे, यहाँ पर ये वर्ण समूह नंद्रः, तो अगर हम ये लिख देंगे नंद्रः तो ये शब्द बन जाएगा चंद्रः, तो ये शब्द यहाँ पर पूरा हो गया। इसके बाद देखिए अगला चित्र, यहाँ पर हाथी बना हुआ है, हाथी की सूंड दिखाई दे रही है, सूंड को संस्कृत में कहते हैं शुंडः, तो हम इस वर्ण समूह को लेंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे शुंडः, ये शब्द बन गया शुंडः। इसके बाद पेड़ का चित्र बना हुआ है, पेड़ को संस्कृत में कहते हैं वृक्षः, तो यहाँ पर हम श वर्ण को लेंगे और इस चित्र का नाम लिख देंगे वृक्षः, यहाँ पर ये शब्द पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पर दांत बने हुए हैं, तो हम इस वर्ण समूह को लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा दंतः, ये शब्द पूरा हो गया दंतः। यहाँ पर एक पक्षी बना हुआ है, उसकी चोंच दिखाई दे रही है, चोंच को संस्कृत में कहते हैं चंचू, तो इस वर्ण समूह को लेंगे और यहाँ पर इस शब्द को पूरा करेंगे, ये हो जाएगा चंचुः। इसके बाद देखिए आप चित्र, यहाँ पर त्रिशूल का चित्र बना हुआ है, तो इस वर्ण समूह को लेकर इस शब्द को पूरा कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये त्रिशूलम। ये जो चित्र है ये हिंदी में जिस तरह से हम 8 लिखते हैं वो चित्र बना हुआ है,
और संस्कृत में 8 को कहा जाता है अष्ट। तो हम इस वर्ण समूह से इसे पूरा करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा अष्ट, ये अष्ट बन गया। यहाँ पर है डमरू का चित्र, डमरू को संस्कृत में कहते हैं ढक्का। तो हम इस वर्ण समूह को लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया ढक्का, ये शब्द पूरा हो गया आपका। इसके बाद अंत में यहाँ पर ये जो चित्र है, ये शंख का चित्र बना हुआ है, इस वर्ण समूह से हम इसे पूरा करेंगे। यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख देंगे और ये आपका शब्द यहाँ पर पूरा हो गया। प्रश्न 3 है, प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च। पहले वर्ण से शब्द बोलिए और लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिया है अ से शुरू होने वाले शब्द हैं अग्नि और अस्त्रम। इसी तरह से यहाँ पर दिया है न से शुरू होने वाले शब्द हैं नदी और नौका। तो इसी तरह आपको बाकी जो वर्ण दिए हैं उन वर्णों से शुरू होने वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे पहला वर्ण है क से शुरू होने वाला शब्द होगा कमलम, यहाँ पर लिखेंगे कमलम। और दूसरा शब्द लिखेंगे कपोतः, कपोतः, कपोत का अर्थ होता है कबूतर। इसके बाद वर्ण है च वर्ण से शब्द बनेगा चक्रम, चक्र का अर्थ होता है पहिया। और दूसरा शब्द चंद्रः। इसके बाद वर्ण है प से बनने वाला शब्द है पर्वतः। और दूसरा शब्द हम लिखेंगे पुष्पम, पुष्प का अर्थ है फूल। र वर्ण से शुरू होने वाले शब्द रथम। और दूसरा शब्द हम लिखेंगे रजकम, रजकम का अर्थ होता है धोबी अर्थात कपड़े धोने वाला। इसके बाद वर्ण है म वर्ण से बनने वाला शब्द है मानवः। और दूसरा शब्द मृगः, मृग का अर्थ होता है हिरण। इसके बाद वर्ण है ह वर्ण से हम लिखेंगे हयः, हयः का अर्थ होता है घोड़ा। और इसके साथ दूसरा शब्द आएगा हरिणः, हरिण का अर्थ है हिरण। त वर्ण से बनने वाले शब्द हैं तदा, तदा का अर्थ होता है तब। इसके बाद दूसरा शब्द हम लिखेंगे तस्य, तस्य का अर्थ होता है उसका। इसके बाद वर्ण है व से बनने वाले शब्द हैं विशालः, विशाल का अर्थ होता है बड़ा। और इसके बाद दूसरा शब्द हम लिखेंगे वृद्धः, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु। अपने परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम लिखिए, पूरे नाम लिखिए। अब यहाँ पर दिया है माता, अपनी माता का नाम लिखना है। पिता, भगिनी का अर्थ होता है बहन, भ्राता का अर्थ होता है भाई, पितामही का अर्थ होता है दादी जी, पितामह दादाजी, मातामही का अर्थ होता है नानी जी और मातामह का अर्थ है नाना जी। अब यहाँ पर दी है उपाधि, उपाधि में आप जैसे आपकी माता का नाम है उससे पहले आप श्रीमती लगाओगे, पिता के नाम से पहले श्रीमान। भगिनी आपकी बहन है, उससे पहले यहाँ पर लगेगा सुश्री। जो मतलब अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं उनके लिए हम सुश्री का प्रयोग करते हैं और जो मैरिड होते हैं उनके लिए श्रीमती का। तो अब आपको नाम किस तरह से लिखना है, यहाँ पर दिया है प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत्य नाम। ठीक है, प्रथम नाम मान लीजिए आपकी माता जी का नाम है लता, तो हम प्रथम नाम में यहाँ पर लिख देंगे लता। उनका पूरा नाम है लता देवी शर्मा, मान लीजिए लता देवी शर्मा ये नाम है। तो प्रथम नाम हो गया लता, मध्य नाम देवी और जो अंत्य नाम है वो हो गया शर्मा। तो इस तरह से आपको लिखना है। और अगर मध्य नाम नहीं है, मान लीजिए कोई मध्य नाम नहीं है, सिर्फ नाम है लता शर्मा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये जो देवी है इसे हटा देंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप प्रथम नाम और अंत्य नाम ही लिखेंगे। इसके बाद है पिता, पिता के नाम से पहले आएगा श्रीमान, श्रीमान मान लीजिए आपके पिता का नाम है मोहन लाल शर्मा, तो आप लिखेंगे मोहनः लालः शर्मा।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी मतलब पुल्लिंग नाम लिखोगे तो यहाँ पर नाम के बाद विसर्ग आएगा। जब आपने पहले माता का नाम लिखा तो यहाँ पर विसर्ग नहीं था, ये मध्य नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगा। लेकिन जब आप कोई पुल्लिंग नाम लिखेंगे तो यहाँ पर नाम के बाद विसर्ग का प्रयोग होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर अपनी बहन का नाम लिखेंगे, बहन का जो भी नाम है, भाई का नाम, इसके बाद आपकी दादी जी का नाम, दादाजी का नाम, नानी जी का नाम और नाना जी का नाम, इस तरह से आप नाम लिखेंगे। अगर मध्य नाम नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हो, सिर्फ प्रथम और अंत्य नाम लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न 5 है, कक्षायाः शिक्षिकाणां च पूर्ण नामानि लिखन्तु। कक्षा की शिक्षिकाओं और शिक्षकों के पूर्ण नाम लिखिए। अब यहाँ पर दिया है उपाधि, उपाधि में आपको वही लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे श्रीमती, अगर शिक्षिका हैं तो यहाँ पर श्रीमती आएगा, और इसके बाद आप यहाँ पर उनका पूर्ण नाम लिखेंगे। अगर शिक्षक हैं तो यहाँ पर हम श्रीमान का प्रयोग करेंगे, ठीक है, श्रीमान का प्रयोग करेंगे, आप पूरा नाम लिख दोगे। और अगर आपकी कोई शिक्षिका अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, तो उनके लिए उपाधि में आप प्रयोग करोगे सुश्री का। तो इस तरह से यहाँ पर आप सारे नाम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखन्तु। अब यहाँ पर आपको आपके मित्रों के पूरे नाम लिखने हैं। तो आपके जितने भी मित्र हैं यहाँ पर आप अपने मित्रों के नाम लिखेंगे। यहाँ प्रथम नाम, मध्य नाम, अंत्य नाम दिया हुआ है, तो जिस तरह से भी नाम है आप अपने मित्रों के नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है योग्यता विस्तरः, योग्यता विस्तार। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया है वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि। वर्णों की 6 उच्चारण स्थान हैं। जो वर्ण है जिनका हम उच्चारण करते हैं उनके उच्चारण के लिए 6 स्थान है। यहाँ पर ये पूरा चित्र दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पूरा चित्र बना हुआ है। यहाँ पर जिह्वा है, तो वर्णों को बोलते समय जो हमारी जिह्वा है वो हमारे मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, अलग अलग भागों को टच करती है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर वर्णों के उच्चारण स्थान है। यहाँ पर पहला स्थान है कंठ, ये देखिए ये है कंठ। इसके बाद दूसरा उच्चारण स्थान है तालु, यहाँ पर तालु है। इसके बाद तीसरा है ये मूर्धा। इसके बाद नंबर 4 है दंत, यहाँ पर दंत। और नंबर 5 है ओष्ठ, ओष्ठ का होता है होंठ। और नंबर 6 है नासिका। तो ये वर्णों के 6 उच्चारण स्थान है। इसके आगे देखिए अब यहाँ पर दिया है कंठ वर्ण, कंठ वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से वर्ण है, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और अह। ये जो वर्ण हैं ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसलिए इन्हें कंठ वर्णा कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ। आप बोलकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि इन वर्णों को उच्चारित करते हुए कंठ से हमारी आवाज़ आ रही है। इसके बाद है तालव्य वर्ण, यहाँ पर है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण है ई, च, छ, ज, झ, न, य और श। इन वर्णों को बोलते समय जो हमारी जिह्वा है वो हमारे तालु भाग को यहाँ पर स्पर्श करती है। इसके बाद है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण है री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को टच करेगी। इसके बाद है दंत्यः वर्ण। दंत्यः वर्ण ये है री, त, थ, द, ध, न, ल और स। तो इनका उच्चारण करते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है, तो ये कहलाएंगे दंत्यः वर्ण। इसके बाद है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण है उ, प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ का अर्थ होता है होंठ। तो जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे जो होंठ है, होंठों का आपस में स्पर्श होता है। इसके बाद है नासिक्य वर्ण। ऐसे वर्ण जो नासिका से बोले जाते हैं, तो ये है अंग। इस वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है। द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण 2 स्थानों से होता है। पहला है कंठ तालव्यो वर्णो। कंठ तालव्य वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। ये हैं ए और ऐ।
ए बना है अ और ई को मिलाकर, और ए बना है अ और ए को मिलाकर। अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु। इन दोनों के मिलने से बना ए, तो ए का उच्चारण स्थान तालु और कंठ दोनों ही होगा। इसके बाद है कंठोष्ठ हो वर्ण हो। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ और कंठ दोनों ही हैं, ये हैं ओ और औ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अ और उ को मिलाकर ओ बना है, अ और ओ को मिलाकर औ बना है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसलिए ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ और कंठ ये दोनों ही होंगे। इसके बाद है स्वस्थानेन सह नासिकया वर्णः। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अपने स्थान के साथ साथ नासिका से भी होता है, ये हैं। पहला वर्ण है न्य। न्य का उच्चारण तालु और नासिका से होता है। अंगः का उच्चारण स्थान है कंठ और नासिका। म का उच्चारण स्थान है ओष्ठ और नासिका। न का उच्चारण स्थान है दंत और नासिका। इसके बाद अण का उच्चारण स्थान है मूर्धा और नासिका। तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण अपने स्थान के साथ साथ नासिका से भी होता है। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो न्य, अंग, म, न और अण ये हैं, ये सभी पंचमाक्षर हैं, अपने वर्ग के 5वें अक्षर हैं। इसके बाद है दंत्योष्ठः वर्णः। दंतोष्ठः वर्णः ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, ये है व। इसके बाद है सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। सभी वर्णों का एक उच्चारण स्थान। अब यहाँ पर ये फिर से वही दिया हुआ है, जैसे पहला है कंठः। कंठ्य वर्ण कौन से हैं? अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और अह। इसके बाद नंबर 2 पर है तालव्य। तालव्य वर्ण है ई, च, छ, ज, झ, य और श। मूर्धन्य वर्ण है री, री, ट, ठ, ड, ढ, र और श। दंत्यः वर्ण है री, त, थ, द, ध, ल और स। इसके बाद ओष्ठ्य है उ, प, फ, ब और भ। तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान एक ही है। इसके बाद है सर्वेषाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। सभी वर्णों के उच्चारण स्थान। यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर दिया है, जैसे कंठ्य वर्ण में आएंगे अ, आ, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और ह और अह। ये है कंठ्य वर्ण। इसके बाद नंबर 2 पर है तालव्य। तालव्य में है ई, ए, ऐ, च, छ, ज, झ, न्य, य और श। मूर्धन्य वर्णों में आएंगे री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। इसके बाद दंत्यः। दंत्य में है री, त, थ, द, ध, न, ल, व और स। इसके बाद ओष्ठ्यः। ओष्ठ्य में है उ, ओ, औ, प, फ, ब, भ, म और व। इसके बाद है परियोजना कार्यम। पहले है प्रथमम पाठम विहाय। पहले पाठ को छोड़कर अस्मिन् पुस्तके इस पुस्तक में आगतानाम दशानाम संयुक्त व्यंजन पदानाम आने वाले 10 संयुक्त व्यंजन पदों का संग्रहणम कुर्वन्तु संग्रह कीजिए। तेषाम वर्ण वियोगः अपि कुर्वन्तु उनका वर्ण वियोग भी कीजिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है वृक्षः। वृक्ष शब्द आपके द्वितीय पाठ है, दूसरे पाठ में आया हुआ शब्द है। वृक्ष में जो क्ष है एक संयुक्त व्यंजन है, तो ये एक संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। इसका वर्ण विच्छेद देखिए इस तरह से होगा। व है, व लिखा, व के नीचे हलंत का चिन्ह, व के नीचे आपको री की मात्रा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम री लिखेंगे। इसके बाद एक क्ष है, क्ष क और श को मिलाकर बनता है। इसके बाद इसमें अ है और अंत में विसर्ग। ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। इसी तरह से दूसरा शब्द है वैद्यः। ये भी आपके दूसरे पाठ में है। इसका वर्ण विच्छेद होगा व। यहाँ पर आपको एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, तो यहाँ अ लिखेंगे। इसके बाद द। द संयुक्त व्यंजन है जो द और य से बनता है और अंत में आके मात्रा है, तो यहाँ आ लिखा। तो इसी तरह से आपको कुल 10 शब्द ढूंढकर लिखने हैं और उनका वर्ण विच्छेद भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट है नामांत्याक्षरी क्रीड़ा। नाम के अंतिम अक्षर वाला खेल। यहाँ पर आपको क्या करना है? शिक्षिकाः शिक्षकः छात्रान् समूहद्वयेन विभज्य प्रथम गणस्य छात्रां छात्रं स्वनामधेयं वक्तुं निर्दिशति। तो ये जो खेल है ये आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापकों की सहायता से खेलोगे। आपकी शिक्षिका या शिक्षक
छात्रों को दो समूह में, दो भागों में बांटेंगे और इसके बाद पहले समूह के छात्र को या छात्रा को अपना नाम बोलने के लिए कहा जाएगा। छात्रा छात्रः स्वनामधेयं वदति। अब जो छात्र या छात्रा है वो अपना नाम बोलेगा। तदंतरम द्वितीय गणस्य छात्राः छात्रा उत्तिष्ठति। उसके बाद दूसरे दल का कोई छात्र उठेगा। उक्तस्य नामधेयस्य अंतिमं व्यंजन वर्णम स्वीकृत्य तेन वर्णेन आरभ्यमाणं किंचित नाम वदति। बोले गए नाम के अंतिम व्यंजन वर्ण को स्वीकार करके, बोले गए नाम का जो अंतिम व्यंजन वर्ण होगा उस वर्ण से आरंभ करके कोई दूसरा नाम बोलेगा वो। ततः अग्रे उक्तस्य नामधेयस्य अंतिम व्यंजन वर्णम स्वीकृत्य पुनः प्रथम गणस्य छात्रः उत्थाय तेन वर्णेन आरभ्यमाणं किंचित अन्यद नामधेयं वदति। उसके बाद बोले गए नाम का अंतिम व्यंजन वर्ण लेकर पहले समूह का कोई छात्र या छात्रा उठकर उस वर्ण से आरंभ होने वाले किसी अन्य नाम को बताएगा। अनेन प्रकारेण क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति। तो इस तरह से यह जो खेल है ये लगातार चलता रहेगा। इसके बाद है चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु। चित्रों को ध्यान से देखिए। शिक्षकस्य साहाय्येन एतेषां चित्राणां वैशिष्ट्यं लिखन्तु। अपने शिक्षक की सहायता से इन चित्रों की विशेषता को लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला चित्र है यहाँ पर कुक्कुटः विरोती। कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा। यहाँ पर मुर्गा बना हुआ है, कुक्कुटः विरोती, मुर्गा बोलता है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब मुर्गा बोलता है, जो उसका स्वर निकलता है, तो उसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। तो ये जो मुर्गा है ये प्लुत स्वर में आवाज निकालता है, 3 मात्राओं का समय लगता है। इसके बाद है चाशः का अर्थ है नीलकंठ। जो नीलकंठ है उसे बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, यानी हरस्व स्वर। इसके बाद है वायसः, काकः विरोती, वायसः और काकः का अर्थ होता है कौवा। कौवे को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। इसके बाद है शिखी अर्थात मयूर के काम करोती। जो शिखी है यानी जो मोर है वो जो आवाज करता है उसकी आवाज में 3 मात्राओं का समय लगता है। इसके बाद है नकुल ध्वन्यति। जो नकुल यानी कि नेवला, जो नेवले की आवाज होती है उसमें केवल अर्ध मात्रा का समय लगता है। चाशस्तु वदते मात्राम। नीलकंठ को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। द्विमात्रम तवे वायसः। कौवे को 2 मात्राओं का समय। शिखी रोती त्रिमात्रम तु। मोर को 3 मात्राओं का समय। नकुलः तो अर्धमात्रकम और नेवले को आधी मात्रा का समय। चाशः पक्षी। नीलकंठ 1 मात्रम ध्वनिम करोति। 1 मात्रा की ध्वनि करता है। हरिस्वः स्वरः इव। हरिस्व स्वर के समान। वायसः पक्षी। कौवा 2 मात्रम ध्वनिम करोति। 2 मात्राओं की ध्वनि करता है। दीर्घ स्वरः इव। दीर्घ स्वर के समान। शिखी पक्षी। मोर 3 मात्रम ध्वनिम करोति। 3 मात्राओं की ध्वनि करता है। प्लुत स्वरः इव। प्लुत स्वर के समान। नकुलः पशु। नकुल अर्धमात्रम ध्वनिम करोति। आधी मात्रा की ध्वनि करता है। व्यंजनम इव। व्यंजन के समान। इसके बाद है उच्चारण स्थानानाम पाणिनीय शिक्षा सूत्राणि। पाणिनि के द्वारा दिए गए उच्चारण स्थानों के शिक्षा सूत्र। इन सूत्रों की सहायता से वर्णों के उच्चारण स्थान को सरलता से याद किया जा सकता है। पहला सूत्र है अकुहु विसर्जनीय कंठः। अ से है अ और आ। कु से होगा क ख ग घ और अंगः। इसके बाद है ह। इसके बाद विसर्गः अह। एषाम वर्णानाम उच्चारणम कंठ स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। दूसरा सूत्र है इचु यशास तालव्यः। इसमें आने वाले वर्ण है ई। इसके बाद चवर्ग में आने वाले सभी वर्ण च छ ज झ न्य य और श। एषाम वर्णानाम उच्चारणम तालु स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण तालु स्थान से होता है। इसके बाद सूत्र है ऋटु रसा मूर्धन्यः। इसमें आने वाले वर्ण है री। इसके बाद टवर्ग में आने वाले वर्ण ट ठ ड ढ और अणा र और श। एषाम वर्णानाम उच्चारणम मूर्ध स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा स्थान से होता है। लृतुलसा दंत्यः। री। इसके बाद तवर्ग में आने वाले वर्ण त थ द ध और न। इसके बाद ल और स। एषाम वर्णानाम उच्चारणम दंत स्थाने भवति।
इन वर्णों का उच्चारण दंत स्थान से होता है। इसके बाद है उपपद्यमानीय ओष्ठया। इसमें आने वाले वर्ण है उ, उ। इसके बाद पवर्ग प फ ब भ म। एषाम वर्णानाम उच्चारणम ओष्ठ स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ स्थान से होता है। इसके बाद सूत्र है अंग न्य नमः स्वस्थान नासिका स्थानः। इसमें आने वाले वर्ण है अंगः न ण न और म। एषाम वर्णानाम उच्चारणम उभयो स्थाने हो। इन वर्णों का उच्चारण दोनों स्थानों अर्थात स्वस्थानेन सह नासिका स्थाने अपि भवति। अपने स्थान के साथ नासिका के स्थान से भी होता है। ए ऐ कंठ तालव्यो। ए ऐ अन्यो वर्ण्यो उच्चारणम। ए ऐ इन दोनों वर्णों का उच्चारण उभयो कंठ तालु स्थान्यो भवति। कंठ और तालु दोनों स्थानों से होता है। इसके बाद है ओ औ कंठोष्ठ्यो हो। ओ औ अन्यो वर्ण्यो उच्चारणम उभयो कंठ ओष्ठ स्थान्यो भवति। ओ औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों स्थानों से होता है। वकारो दंत्योष्ठ्यः। व वर्णस्य उच्चारणम व वर्ण का उच्चारण उभयो दंत ओष्ठ स्थान्यो भवति। दंत और ओष्ठ दोनों स्थानों से होता है। इसके बाद है अनुस्वार यमा नासिक्यः। अनुस्वारः अंग वर्णानाम उच्चारणम नासिका स्थाने भवति। इस वर्ण का उच्चारण नासिका के स्थान से होता है। तो बच्चों, ये था आपका प्रथम पाठ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।